नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है प्रेमपाल सिंह। आप जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल से। रेलवे एग्जाम को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चल रही है। आप देख पा रहे हैं ये कौन सी क्लास है। तो ये जो क्लास है आपकी वो 11th नंबर की क्लास है। ये 11th नंबर की क्लास है। क्लास शुरू करें उससे पहले सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए। सभी लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे हम चीजें डिस्कस करें, सभी तक वो चीजें पहुंच जाए। जल्दी से शेयर कर देंगे सभी लोग। सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट से। चलिए देखिए, प्रश्न है आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धा। गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा है। गौतम बुद्ध के बारे में आपने पढ़ा है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जिनको माना जाता है कि इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत आगे तक बढ़ाया, वो बौद्ध धर्म की शुरुआत इन्होंने की। और इनके बारे में आपने ये चीजें भी पढ़ी होंगी कि इन्होंने अपने नियम कानून बताए। और गौतम बुद्ध से संबंधित जो प्लेसेस हैं, जो जगह हैं, जो स्थान हैं जहां पर वो वहां पर काम किए गए इनके द्वारा, जो मुख्य इवेंट कहेंगे, इंसिडेंट वो हुई, तो उनके बारे में ये कुछ फैक्ट्स हैं जिनको पढ़कर आपको ये जवाब देना है कि कौन से कथन लॉर्ड बुद्धा के बारे में करेक्ट है। तो पहला पढ़ते हैं। ही वॉज बॉर्न इन कपिलवस्तु। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। इनका जन्म कपिलवस्तु में हुआ था। सही बात है ये? बताओ भाई, सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। ही अटेंड एनलाइटनमेंट एट बोध गया। बोध गया पे इन्हें एनलाइटनमेंट हुआ, है ना? तो वो भी सही बात है। ही डिस्कार्डेड द वैदिक रिलीजन। वैदिक धर्म को इन्होंने स्वीकार नहीं किया, ठीक बात है। ही प्रीच्ड नोबल ट्रुथ। इन्होंने कुछ नोबल ट्रुथ बताए, सत्य बताए, बिल्कुल सही बात है। तो देखो, लॉर्ड बुद्धा जिनका जन्म 563 बीसी में कपिलवस्तु में हुआ। लॉर्ड बुद्धा जिनका जन्म, गौतम बुद्ध जिनका जन्म कपिलवस्तु में 563 बीसी में हुआ, और उन्होंने एनलाइटनमेंट प्राप्त किया बोध गया में, और इन्होंने वैदिक रिलीजन को ठुकराया, और इन्होंने नोबल ट्रुथ बताए कल्याण के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। लॉर्ड बुद्धा के बारे में ये सारी चीजें सही हैं। लॉर्ड बुद्धा के बारे में ये सारी चीजें सही हैं। अब देखो, गौतम बुद्ध, इनकी जो परवरिश है, इनकी जो परवरिश है, क्यों? क्योंकि इनकी जो माता है वो इनको जन्म देकर मृत्यु हो जाती है। फिर इनकी जो परवरिश है वो इनकी मौसी ने की। किसने की? मौसी, ठीक। जिन्हें क्या कहा जाता है? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी, इन्होंने इनकी परवरिश की, ठीक है। और फिर इनकी शादी भी हो जाती है, इनके पुत्र होता है, और फिर ये घर त्याग कर चले जाते हैं जब तक कि इन्हें सत्य का ज्ञान नहीं हो जाता, ठीक है। ध्यान रखेंगे, इनका पुत्र भी इन्हीं के साथ हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुत्र कहता है कि पिता की संपत्ति में पुत्र का पूरा अधिकार होता है। तो बिल्कुल होता है। तो पिता की संपत्ति क्या थी? सन्यास। तो बेटा भी सन्यासी हो गया, ठीक है। बेटा गौतम बुद्ध से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। त्रिपिटक इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। त्रिपिटक जो है वो किससे संबंधित है? त्रिपिटक, त्रिपिटक का संबंध किससे है? त्रिपिटक का संबंध किससे है? जैन धर्म, बुद्ध, सिख, हिंदू। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक, ठीक है। त्रिपिटक, तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध रिलीजन, बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें विनय, विनय पिटक, सुत्त पिटक, सुत्त पिटक,
और तीसरा अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। इन तीनों को मिलाकर ही हम बोलते हैं त्रिपिटक। तो त्रिपिटक क्या है? ये बुद्ध धर्म के ग्रंथ हैं जिनमें बुद्ध के संदेश, बुद्ध के जो फॉलोअर्स हैं उनके लिए नियम कानून और बुद्ध के टेक्स्ट, लिटरेचर, इनका संकलन है। इनका क्या है? संकलन है। ये ध्यान रखना है। आगे देखिए, पार्श्वनाथ द जैन तीर्थंकर वॉज एसोसिएटेड मेनली विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। पार्श्वनाथ कहां से संबंध रखते थे? पार्श्वनाथ कहां से संबंध रखते थे? पार्श्वनाथ जैन धर्म से संबंधित हैं। 23rd नंबर के तीर्थंकर है ये 23rd नंबर के तीर्थंकर हैं। 23rd नंबर के तीर्थंकर और 24th नंबर के तीर्थंकर हैं वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ये 24th नंबर के हैं। ठीक है। अब ऋषभदेव शुरुआत के हैं। ठीक, तो ये जो पार्श्वनाथ हैं जो कि 23वें तीर्थंकर हैं, ये कहां से संबंध रखते हैं? बनारस, कौशाम्बी, गिरिब्रजा या चंपा। 23rd। तो भैया पार्श्वनाथ जो है बनारस से संबंध रखते हैं। पार्श्वनाथ कहां से संबंध रखते हैं दोस्त? बनारस से संबंध रखते हैं पार्श्वनाथ, याद रखेंगे। कौटिल्य, कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? कौटिल्य की जो किताब है अर्थशास्त्र, वो किससे संबंधित है? तो भैया कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं। क्या है? राजनीतिक नीतियां, राजनीतिक नीतियां। क्या है अर्थशास्त्र में? कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें क्या है? अर्थशास्त्र में राजनीतिक नीतियां हैं। तो ध्यान रखना, नाम से आपको लग रहा होगा कि इकोनॉमिक्स जैसी कुछ किताब होगी ये, पर नहीं, ये प्योर पॉलिटिकल बुक है। अर्थशास्त्र ये किताब का नाम है। ये किताब किसने लिखी है? ये किताब लिखी है विष्णुगुप्त शर्मा, या इन्हीं को कहते हैं चाणक्य, इन्हीं को कहते हैं चाणक्य, और इन्हीं को कहते हैं क्या? इन्हीं को कहते हैं कौटिल्य। इन्हीं को क्या कहेंगे? कौटिल्य। ठीक है, ध्यान देंगे। अब ध्यान रखना, इनकी जो अर्थशास्त्र बुक है, इनकी जो अर्थशास्त्र बुक है, वैसा ही एक व्यक्ति हुआ मैकियावेली। कौन हुआ? मैकियावेली। मैकियावेली की किताब है प्रिंस। ध्यान रखना। तो ये कौटिल्य जो है, कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। क्या कहा जाएगा? भारत का मैकियावेली कहा जाता है कौटिल्य को। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैकियावेली ने जो बुक लिखी प्रिंस, वो भी बताती है कि राज्य कैसे चलाना है, राज्य कैसे चलाना है, और अर्थशास्त्र भी बताती है, अर्थशास्त्र भी बताती है कि राज्य कैसे चलाना है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र है वो पॉलिटिकल पॉलिसीज के बारे में है। मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य की मदद से ही होती है। मगध पर मौर्य वंश की स्थापना कौटिल्य की मदद से ही होती है। Which of the following is not true statement about the Attorney General of India? भारत का महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नोट लगा हुआ है। तो भारत के महान्यायवादी के बारे में, इससे भारत के महान्यायवादी से संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 76। तो कौन सा कथन सत्य नहीं है दोस्त? तो ध्यान देंगे, पहला पढ़ते हैं, ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होता। दूसरा, ही हैज द राइट टू स्पीक इन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में बोलने का ऐसे अधिकार है। ही हैज राइट टू वोट इन द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में वोट देने का अधिकार है। या नन ऑफ द एबव, या नन ऑफ द एबव। तो ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो कि कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, कंट्री
कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। कौन? कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। कंट्री का हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कहते हैं इसको, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी कहा जाता है इसको। ये कैबिनेट का मेंबर नहीं होता, तो ये तो सही बात है। He has the right to speak in the house of the parliament, संसद के सदन में बोलने का अधिकार है, सही बात है। He has a right to vote in the parliament, संसद में वोट करने का अधिकार है इसको, गलत बात है। क्योंकि ध्यान रखिए, संसद में वोट करने का, किसी भी विधेयक पर संसद में वोट करने का अधिकार सिर्फ उस व्यक्ति को होता है जो संसद का सदस्य हो। संसद का सदस्य कैसे बना जाता है? या तो आप लोकसभा का चुनाव लड़कर आओ या राज्यसभा का चुनाव लड़कर आओ, तभी बन सकते हो। या राष्ट्रपति फिर राज्यसभा में 12 लोगों की लिस्ट में आपको भी नॉमिनेट कर दे। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कोई मेंबर तो होता नहीं है, तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होता। तो गलत स्टेटमेंट यही हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे, सी आंसर इज द करेक्ट आंसर। आगे देखें, Who among the following is authorized to preside over the joint session of the parliament? संसद का जो संयुक्त अधिवेशन लगता है, हम बात कर रहे हैं मित्र संसद का संयुक्त अधिवेशन। क्या? संसद का संयुक्त अधिवेशन की हम बात कर रहे हैं। अब संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन है, इससे क्या तात्पर्य है? तो इससे तात्पर्य ये है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाए, दोनों के सदस्यों को एक साथ बुलाया जाए, तो उसे कहते हैं संयुक्त सत्र, जॉइंट सेशन। उसे कहते हैं संयुक्त सत्र या जॉइंट सेशन। पर बात यह आती है कि ये संयुक्त सत्र, जॉइंट सिटिंग, जॉइंट मीटिंग बुलाता कौन है? तो ध्यान रखना, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 108 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत जॉइंट सिटिंग बुलाने का अधिकार, जॉइंट सिटिंग बुलाने की पावर वो किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। तो राष्ट्रपति बुला सकता है जॉइंट सिटिंग। ध्यान रखना, बस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर आया है तो उसके बारे में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाएगी। मनी बिल होगा तो उसके लिए भी जॉइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं होता है। बाकी जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। कब बुलाते हैं? तो मान लीजिए कोई बिल, विधेयक एक सदन में पास हो गया, दूसरे में नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर रहे हैं वो, तो ऐसी स्थिति में आपस में जो विवाद उत्पन्न हो गया उसको निपटारा करने के लिए भारत के राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं। ये पावर भारत के राष्ट्रपति को आर्टिकल 108 देता है भारतीय संविधान का। तो जॉइंट सिटिंग बुला के छोड़ दी राष्ट्रपति जी ने। आपसे सवाल पूछा गया है कि जो जॉइंट सिटिंग बैठी है, यानी कि लोकसभा के 543, राज्यसभा के 245 लोग एक साथ बैठे हैं सेंट्रल हॉल में, पार्लियामेंट के में, तो उस सेंट्रल हॉल यानी कि लोकसभा राज्यसभा के सभी सदस्यों के बीच अध्यक्ष कौन बनेगा? उसका प्रिसाइड कौन करेगा उसको? तो ध्यान रखना, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जॉइंट सिटिंग को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत? 108 के तहत। जॉइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो जो लोकसभा का उस समय स्पीकर होगा, अध्यक्ष होगा, वही जॉइंट सिटिंग का भी अध्यक्ष बनेगा। ठीक है भाई, याद रखेंगे, बहुत बढ़िया। आगे, सौभाग्य योजना इज कंसर्न्ड विथ, सौभाग्य योजना किससे संबंध रखती है? सौभाग्य योजना किससे संबंध रखती है? बताओ भाई। सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, सहज बिजली हर घर योजना, इसे क्या कहेंगे? सहज बिजली हर घर योजना। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी कि सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है। कब शुरू होती है ये? 25 सितंबर 2017, 25 सितंबर 2017 को शुरू होती है सौभाग्य स्कीम। इसका उद्देश्य क्या है? इसका
उद्देश्य क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर मैरिज ऑफ गर्ल्स, लड़कियों की शादी के लिए वित्तीय सहायता करना, गलत बात। स्कॉलरशिप फॉर गर्ल्स एजुकेशन, लड़कियों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति देना, गलत बात। प्रोविजन ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू बीपीएल फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे परिवार आते हैं, उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, मुफ्त बिजली प्रदान करना। क्या है, मुफ्त बिजली प्रदान करना। तो सी आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो सौभाग्य स्कीम क्या है, प्रधानमंत्री बिजली हर घर योजना। तो मुफ्त में बिजली जो बीपीएल परिवार हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाले परिवारों को दी जाएगी। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई, सही सुमेलित कौन सा नहीं है। तो महिला समृद्धि योजना 1993 में आई, क्या ये सही बात है, बिल्कुल सही बात है। वुमेन सेल्फ एम्पावरमेंट प्लान 1998 में आया, सही बात है। विमेन एम्पायर प्लान 1989 में आया। तो पहली बात तो ध्यान रखना, ये विमेन एम्पायर नहीं है, विमेन सामख्य है। विमेन क्या है, सामख्य है। ये क्या है, महिला सामख्य। और ये कब आया, 1989 में नहीं, 1988 में आया। ठीक है, तो ये मैच नहीं कर रहा है, ये मैच नहीं कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे इसको, ये मैच बिल्कुल नहीं कर रहा है। क्लियर। तो वुमेन एम्पायर प्लान ये बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि देखो, ये जो 1988 में स्कीम आई, ये किस लिए आई, तो जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 आई थी, इसको आगे परस्यू करने के लिए, इसको आगे परस्यू करने के लिए ये वाली स्कीम आई थी। ठीक है, बाकी नेशनल पोषण मिशन प्लान 2003, ये सही बात है। आगे, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है, 29वां सवाल, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य क्या है, तो मीटिंग रूरल नीड्स लाइक प्राइमरी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग एंड रूरल रोड्स, गांव में जो जरूरतें हैं, ग्रामीण जो जरूरतें हैं, उनको पूरा करना। और वो ग्रामीण जरूरतें कौन सी हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, घर और गांव की रोड, सड़क, इनको, इन जरूरतों को, गांव के निवासियों की इन जरूरतों को पूरा करना, ये उद्देश्य था प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का। ठीक है, ए आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में आई। कब आई, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2001 में आई। बाकी ऑप्शन सही नहीं है इसके बारे में, जैसे कि एलिविएटिंग पॉवर्टी थ्रू माइक्रो एंटरप्राइजेस, गरीबी को हटाना, रोजगार को बढ़ावा देना, पंचायती राज सिस्टम को मजबूत करना, ये कुछ नहीं है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का उद्देश्य है गांव की जो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें, जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, पीने का पानी, घर और सड़क, इनकी सुविधा देना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है भाव, बताओ। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इट इज अ पर्सनल एक्सीडेंट कवर, ये पर्सनल एक्सीडेंट कवर है, दुर्घटना बीमा ना। इट इज ओपन टू एनीवन बिटवीन द एज 18 से 50, 18 से 50 के बीच में जो भी है सबके लिए ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। बहुत बढ़िया, बी आंसर हो जाएगा। ये 2015-16 के बजट में अनाउंस की गई थी, 2015-16 के बजट में ये स्कीम अनाउंस की गई थी, बजट में ये शुरू की गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो ब्रह्मगिरी, अब ये करंट अफेयर का सवाल है आपका, ये करंट अफेयर का सवाल है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य देखो क्या है, तो ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बनाने के राज्य सरकार के फैसले पर
पर्यावरणविदों ने आपत्ति जताई है। यानी कि राज्य सरकार क्या करना चाह रही है कि इस अभ्यारण्य के बफर जोन में आदिवासियों के लिए एक गांव बसाना चाह रही है, लेकिन जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट हैं एनवायरमेंट के, वो कह रहे हैं, आपत्ति जता रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बफर जोन एक वन्यजीव अभ्यारण्य के आसपास एक निर्दिष्ट क्षेत्र होता है। यह क्षेत्र अभ्यारण्य की जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करने में मदद करता है। ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य क्या है, ये कौन सा अभ्यारण्य है ये? तो यह कोडागु जिले कर्नाटक में पश्चिमी घाट के क्षेत्र में स्थित है। तो ध्यान रखना, ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? कोडागु डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटक की, वहां पर है। इस अभ्यारण्य का नाम इसके उच्चतम बिंदु ब्रह्मगिरी शिखर से लिया गया है। अब ब्रह्मगिरी वन्यजीव अभ्यारण्य नाम क्यों पड़ा? तो यहाँ पे सबसे ऊंचा पॉइंट है ब्रह्मगिरी शिखर, उसके नाम से ही इसका नाम पड़ा है अभ्यारण्य का। इसमें 16 घास के मैदान और साथ साथ सदाबहार और अर्ध सदाबहार वन भी शामिल हैं। जीव तंतु कौन से रहते हैं इसमें? तो तेंदुआ इसमें पाया जाता है अभ्यारण्य में, गौर और भारतीय बाइसन पाई जाती है, वर्किंग डियर और शेरपूंछ मैकेक और नीलगिरी लंगूर आदि इसमें देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है। ब्रह्मोस मिसाइल, ब्रह्मोस एनजी, एनजी का मतलब है नेक्स्ट जनरेशन, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल, ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल क्या है भाई न्यूज में? तो देखो, हाल ही की एक रिपोर्ट ने ब्रह्मोस एनजी मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा। हाल ही की एक रिपोर्ट आई है, उसके अनुसार ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण 2026 में होगा, जबकि इसका उत्पादन 27-28 तक शुरू होगा। तो इसका न्यूज आई है, आपको याद रखना है। ब्रह्मोस एनजी क्या है? तो यह उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ये उन्नत सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे भारत रूस संयुक्त उद्यम द्वारा विकसित किया जा रहा है। ध्यान रखना, हाँ, पूछा जा सकता है ब्रह्मोस एनजी जो मिसाइल है जिसका निर्माण कार्य आगे शुरू होने वाला है, ये किस किस के सहयोग से बनेगी? तो भारत और रूस मिलकर इसको बना रहे हैं। मिसाइल का प्रकार, यह पहले की ब्रह्मोस मिसाइल का हल्का, छोटा और अधिक बहुउद्देशीय घातक संस्करण है। ब्रह्मोस मिसाइल तो पहले भी चल रही है, लेकिन यह है ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल। तो ब्रह्मोस मिसाइल की तुलना में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल ज्यादा हल्की है, छोटी है, और पिछली मिसाइल की तुलना में ये ब्रह्मोस एनजी मिसाइल ज्यादा से ज्यादा काम कर सकती है, बहुत सारे काम कर सकती है। कहां तैनाती की जाएगी इसकी, कहां पे रखा जाएगा? तो इसे SU-30 MKI LCA तेजस पनडुब्बियों और नौसेना प्लेटफॉर्म्स पर तैनात करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्षमता क्या है इसकी? तो 3.5 की क्षमता है। मारक क्षमता कितनी है? भेदन की क्षमता 290 किलोमीटर के दायरे में किसी को भी भेद सकती है, और 450 किलोमीटर तक इसे बढ़ाया भी जा सकता है जरूरत पड़ने पर। निर्यात की क्षमता, भारत ने 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप फिलीपींस को भेजी है। तो अच्छा, भारत जो है ब्रह्मोस मिसाइल बना रहा है तो ये एक्सपोर्ट भी कर रहा है, पैसा भी कमा रहा है। तो भारत ने 2024 में ब्रह्मोस मिसाइल की जो पहली खेप है वो फिलीपींस को भेज दी है, यानी कि वहां से पैसा आ गया। ठीक, अगला देखें, मिशन अमृत सरोवर क्यों न्यूज में है? मिशन अमृत सरोवर क्यों न्यूज में है? तो मिशन अमृत सरोवर के तहत 68,000 से अधिक तालाबों का कायाकल्प किया जाएगा। 68,000 तालाब बनाए जाएंगे या उनका निर्माण किया जाएगा। इससे कई जगहों पर जल संकट से निपटने में मदद करेगी। तो जो खराब तालाब हैं उसको दोबारा से इनोवेट किया जाएगा या नए बनाए जाएंगे। टोटल 68,000 से अधिक तालाब बनाए जाएंगे। ये है मिशन अमृत सरोवर। अब मिशन अमृत सरोवर, इसकी शुरुआत 2022 में भारत के आजादी के अमृत महोत्सव के तहत शुरू किया गया था। इसको उद्देश्य इसका है कि देश के प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब का निर्माण कायाकल्प करना, हर जिले में 75 अमृत सरोवर तालाब बनाना। इससे देश भर में अमृत सरोवरों की कुल संख्या बढ़कर लगभग 50,000 हो जाएगी। इस मिशन में मनरेगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसी पहलों को इकट्ठा किया जाएगा। साथ ही इस मिशन में जन भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इस मिशन के लिए अलग से वित्तीय आवंटन नहीं किया गया है। तो बजट में इस मिशन के लिए अलग से पैसा अलॉट नहीं किया गया है, ये सब मिलकर इसको काम को
करेंगे। ठीक है, महर्षि दयानंद सरस्वती 1824 से 1883 तक का टाइम पीरियड है इनका। महर्षि दयानंद सरस्वती को उनकी जयंती पर पूरे देश में याद किया गया है। उनका जन्म कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। इनका जन्म कठियावाड़ गुजरात में हुआ था। प्रमुख योगदान क्या है महर्षि दयानंद सरस्वती के? तो धार्मिक सुधार उन्होंने किए। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और वे मूर्ति पूजा और कर्मकांड के खिलाफ थे। सामाजिक सुधार की बात करें तो उन्होंने जाति व्यवस्था का विरोध किया और अस्पृश्यता को अमानवीय बताया, अनटचेबिलिटी को अमानवीय उन्होंने बताया। महिला सशक्तिकरण की बात करें तो वे महिला शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी बुरी प्रथाओं का विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया। साहित्यिक कृतियां क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश इनकी रचना है। वेद भाग्य भूमिका और संस्कार विधि इनकी रचना है। मूल्य राष्ट्रवाद, विश्व बंधुत्व और मानववाद। इनके वैल्यूज क्या है? राष्ट्रवाद को फोकस करते हैं, विश्व बंधुत्व है ना, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, और मानववाद को ध्यान रखते हैं ये। ठीक है भाई, तो ये हमने डिस्कस किया कुछ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन। ठीक है, आई होप चीजें पसंद आई होंगी। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।